हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। आज एक बहुत बेहतरीन चैप्टर के साथ मैं आया हूं, आपका मैथ्स मेंटर राकेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है और जेई में ही नहीं, आप एनडीए की बात करें या बहुत सारे और भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये अक्सर पूछा जाता है। और ये टॉपिक मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सॉल्व करें परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टफ लगता है और इसमें बच्चे अटकते हैं। तो यहां हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में करके, यानी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बड़ी बारीकी से, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही नजर आ रहा होगा, ये मेरा पार्ट 1 है पीएनसी का, और इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, और इसी में हम छोटे छोटे पार्ट में सारा डिवाइड करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चे, मैंने जैसा बताया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो बहुत इजी भी लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता जाता है। बट आप घबराइएगा मत, मैं यहां आपको हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और ये टॉपिक एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इस पर लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। एंड थर्ड वन इज परमुटेशन। एंड फोर्थ वन कॉम्बिनेशन। ये मैं पूरे चैप्टर को अभी फिलहाल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। इसके बाद फर्दर हम परमुटेशन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉम्बिनेशन को भी अलग अलग कैटेगराइज करूंगा। जैसे मैंने बताया ना, यहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो परेशान मत होइएगा, छोटे छोटे पार्ट करके हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, तो ये होता क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और फर्दर हम इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा मतलब समझिए, काउंटिंग जो वर्ड यूज किया मैंने, इसको सुन के आपको पता लग गया होगा, काउंट करना मतलब कोई भी चीज काउंट करना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या? काउंट विदाउट काउंटिंग। बड़ी अटपटी सी बात लगती है बच्चों को कि गिनना भी है और गिनना भी नहीं है। काउंट विदाउट काउंटिंग मतलब सारे नहीं गिनने हैं, कुछ गिनने हैं और कुछ गिन के सारे गिनने हैं। बच्चे भी सोच रहे होंगे कैसी अटपटी बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, जरा समझिएगा। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस, ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूं इन सारे ऑब्जेक्ट को काउंट करना, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को अलग से काउंट करूं। तो मैं कैसे करूंगा इस काम को? मुझे एक जॉब दिया गया कि भाई इन सबको काउंट करिए। तो देखिए, एक तो ये 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक बहुत लेबोरियस है और एक बहुत मतलब शार्प माइंडेड है। अब मैंने नॉर्मल सी क्लास के बच्चों को बोला कि भाई क्लास में जाओ और काउंट करके लाओ उस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। वो बच्चा गया, बहुत लेबोरियस बच्चा है, एक एक बच्चे को काउंट किया। 15 मिनट बाद आया और बोलता है वहां 50 स्टूडेंट हैं। एक दूसरा बच्चा जाता है और वो 5 मिनट में आके बोलता है वहां 50 स्टूडेंट है, दूसरे रूम में भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, जरा समझिएगा। एक बच्चा तो क्या करता है, जो बहुत लेबोरियस है, वो एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट को काउंट करता है। एक बच्चे ने क्या किया, रो वाइज काउंट किया। रो वाइज हम काउंट किया तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। कॉलम वाइज काउंट किया तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो अगर हम देखें तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट है मेरे पास 6 इंटू
4 यानी कितना हुआ 24। यही कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी मैंने सारे काउंट नहीं किए, मैंने कुछ काउंट किए और कुछ काउंट करके मैंने सारे काउंट कर लिए। ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। पहला मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। जरा अच्छे से समझिएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है आपसे? जैसा कि नाम से पता है मल्टीप्लाई, अभी हमने छोटा सा एग्जांपल भी लिया था, मल्टीप्लाई किया था। मेरे पास कोई भी जॉब है, कोई भी काम है, देखिए बेसिकली है क्या ये फंडामेंटल। लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं, इनको काउंट करना कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मान लेता हूं जैसा कि यहां लिखा भी आपने देखा होगा, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एम वेज, एम डिफरेंट वेज। आगे लिखा है फॉलोइंग विच अ सेकंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वेज। पहला कोई ऑपरेशन है, मेरा कोई जॉब है, उसको मैं मान लो एम तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा जो मेरा वर्क है उसको मैं एन तरीके से कर सकता हूं। तो अगर मैं कहूं कि जो पूरा प्रोसेस है, टू ऑपरेशन है, उसको अगर मैं कंप्लीटली करूं तो कितने टाइप से कर सकता हूं, तो ये होता है एम इंटू एन वेज। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा दोनों काम करने हैं, एक काम से नहीं, ऑप्शनल नहीं है। जब वो बोले पहला जॉब एंड दूसरा जॉब, एंड अगर आए तो मैं ये भी कह सकता हूं मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा एंड का एक रोल होता है, यानी जब बोथ आर कंपलसरी। तो अगर एक काम को करने के मेरे एम वेज हैं, दूसरे काम को करने के मेरे एन वेज हैं, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे मेरे, वो हो जाएंगे एम इंटू एन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको ना एक एग्जांपल से समझिए। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था उसी टाइप से एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं, मैंने कहा ना लाइफ में अगर आप देखते हैं, ये लाइफ से बहुत रिलेट करता है चैप्टर, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आप कोई शॉपिंग पे गए, आप शॉपिंग करने गए और आपने कहा भाई मुझे ड्रेस चाहिए, आपको ड्रेस खरीदनी है, एक जोड़ी कपड़े चाहिए आपको, एक जोड़ी बोला मैंने, यानी जींस भी चाहिए और शर्ट भी चाहिए। मान लेते हैं दुकानदार जो था उसने आपको ये 5 जींस दिखाई, ये 5 जींस दिखाई, और टी शर्ट, ये हमारी जींस हो गई। और टी शर्ट की बात करूं, 1 2 3 4 5, 5 टी शर्ट दिखा दी उसने। तो अगर हम नॉर्मली एक आम जिंदगी में देखें तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े दिखाए उसने, 5 जोड़ी, क्योंकि 5 जींस हैं और 5 टी शर्ट है, मतलब भी उसने मुझे कितने जोड़ी कपड़े दिखाए, 5 जोड़ी। और हम क्या बोलते हैं, भैया कुछ और दिखाओ। वो कहता है यार 25 जोड़ी कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, सेलेक्ट करिए ना आप। क्योंकि उस बंदे ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा हुआ था। देखिए लाइफ में कैसे ये 25 जोड़ी हो गए, जबकि जींस उसने 5 दिखाई है, 5 टी शर्ट दिखाई हैं, और वो कहता है 25 जोड़ी कपड़े दिखा दिए। जरा समझे 25 जोड़ी कैसे हो गए। पहला राउंड, ऐसा हो सकता है कि आपको ये वाली जींस पसंद आए और इसके साथ ये वाली टी शर्ट मैच कर जाए, कितना पेयर हुआ, एक। ऐसा भी तो हो सकता है इस जींस के साथ ये वाली टी शर्ट हो, जींस यही हो। ये ऑप्शंस है, किसी भी काम को करने के तरीके कितने हो सकते हैं। हो सकता है मैंने जींस ये दिखाई, इसके साथ ये वाली टी शर्ट, क्योंकि हर इंसान के लाइक डिसलाइक अलग अलग हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर जींस के साथ हो सकता है आपको व्हाइट टी शर्ट बहुत पसंद आए, हो सकता है उसके साथ ब्लैक पसंद आए, तो इसलिए अलग अलग मैचिंग करा के दिखानी है। तो इसके साथ हो सकता है ये कितने, ये वाला हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, मतलब कितने पेयर बन गए इसके, 5। एक पर्टिकुलर जींस के साथ कितने पेयर बन गए, 5। तो अब नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जींस ही ना ले, वो ये वाली जींस ले, इसके साथ 1 2 3 4 5, 5 इसके हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस वाले जींस को सेलेक्ट करे, इसके साथ 1 2 3 4 5 अगेन नेक्स्ट। अब देखिए जरा गौर से, हो सकता है इसके साथ 1 2 3 4 5, और अगेन अगर हम बात करें इसके साथ तो ये 1 2 3 4 5। तो आपने देखा एक के साथ 5, दूसरे के साथ भी 5, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ वेज फॉर
सेलेक्टिंग जीन्स, जीन्स को सिलेक्ट करने का जो मेरा काम है, वो जो मेरा जॉब है, उसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे पास 5 जीन्स हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं। नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग अ टी शर्ट, उसका भी 5 है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज क्या हो जाएंगे इसके 5 × 5, यानी ये 25 ऑप्शन मेरे पास होंगे। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो टोटल ऑप्शन कितने होंगे मेरे पास? 25 ऑप्शन होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? नेक्स्ट देखिए, कोई भी जॉब हो सकता है। मान लेते हैं ये ए बी सी, ये 3 फ्रेंड है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी के घर जाने के ये 3 रास्ते हैं। यहां से इसके घर जाने के 2 रास्ते हैं। ए टू बी कितने ऑप्शन दिए बच्चे? ए टू बी हमारे पास 3 ऑप्शन है। बी टू सी जाने के 2 ऑप्शन है। तो कहता है बताइए टोटल कितने ऑप्शन होंगे ए को सी के घर जाने के बाया बी के घर होते हुए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? टोटल वेज फ्रॉम ए टू सी बाया बी, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3 × 2, दैट इज व्हाट 6। अब ये होंगे कैसे? ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यही कंफ्यूज करते हैं बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि कैसे होंगे 6 कैसे, मल्टीप्लाई क्यों? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ए इस रास्ते से जाए और फिर बी को लेके इस रास्ते से जाए, कितने ऑप्शन होंगे? 1। हो सकता है यहां से तो इससे जाए, जरा समझे, यहां से तो वो इससे जाए बट यहां से इससे जाए, एक रास्ता ही हो गया, प्लस अगेन 1। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहां से इस रास्ते से जाए फिर इसके साथ जाए, कितना हो गया? 3, एक और हो गया। हो सकता है यहां से जाए और फिर यहां से जाए, एक और रास्ता हो गया। अगेन ध्यान से सुनिएगा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहां से गया और फिर इधर से गया, यानी एक और रास्ता हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहां से गया फिर इधर से गया, तो एक और हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन हो गए। तो बार बार ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, मेरा पहला वर्क क्या था? ए से बी के घर जाना। तो पहला जॉब मेरा क्या था? ए टू बी जाने के कितने ऑप्शन है? 3। फिर दूसरा जॉब क्या था? बी टू सी, तभी तो मैं ए टू सी जाऊंगा, ये कितना था? 2। तो ए टू बी गया 3 ऑप्शन, बी टू सी गया 2 ऑप्शन। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल फाइनली तो जाना मुझे सी के पास है, यानी बी के घर भी जाना है, देन सी के घर भी जाना है, बी को लेके सी के घर जाना है, यानी बोथ आर कंपलसरी पार्ट। तो दोनों कंपलसरी है, तो क्या बोलेंगे? ए एंड बी बोथ, एंड आया तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 2, दैट इज व्हाट 6। और यही कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जब 2 जॉब हो हमारे पास, ये मोर देन 2 भी हो सकती हैं, 3 4 5 कुछ भी होंगी, तो इसमें सब में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखें, मैंने बताया कि मल्टीपल जॉब कैसे हो सकती है। देखिए जरा, मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, या कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए। मेरे पास सपोज कुछ नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5, और मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बट उसने बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउ। यानी मेरे पास जॉब क्या है? ये मेरे पास कुछ 5 नंबर्स हैं और मुझे इनको 3 प्लेस पे फिट करना है, 3 सीटें हैं, इसका मतलब 3 ही नंबर फिट कर सकता हूं, और उसने बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो किस तरीके से कर सकता हूं मैं इस जॉब को? जरा ध्यान से सुने। इस वाले प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? इनमें से मैं किसी एक को नंबर को यहां फिल कर सकता हूं। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास इसको फिल करने के? 5 ऑप्शन है, किसी को भी भर सकता हूं। अब दूसरा ऑप्शन, इसको फिल करने के चांस क्या होंगे मेरे पास? अब मैंने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक नंबर तो मैं फिट कर चुका हूं यहां, अब मेरे पास कितने बचे होंगे? 4। तो इसको फिट करने के चांस क्या होंगे? 4, और इसको फिल करने के चांस क्या होंगे? 3। सो टोटल वेज क्या होंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मुझे क्योंकि तीनों नंबर चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 4 × 3, तो दिस इज व्हाट 60। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। अगर ये रिपीटेशन अलाउ होता, तो चांस क्या होते? हमारे पास 3 प्लेस है और मैं किसी को कहीं बिठा सकता हूं, इसके चांस क्या है? 5।
हो सकता है अब इसके चांस भी क्या होंगे, रिपीट कर सकता है, तो इसके चांस भी क्या होंगे 5, और इसके भी क्या हो जाएंगे 5, तो टोटल क्या हो जाएंगे इसके। ये कब करना है बच्चे, अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो 125। तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पे, अ हॉल हैज 12 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। इसमें आपको अच्छे से रीडिंग बहुत करनी होगी, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये एक बड़ा सा हॉल है, ये कोई बड़ा सा हॉल है, इसमें 12 गेट्स हैं। मान लेते हैं इसके अंदर कितने गेट्स हैं, ये 12 गेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गेट हैं, और 12 यहां एग्जिट गेट है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। ठीक, वो बंदा इधर से एंट्री करता है, इधर से एंट्री करता है, तो कहता है, उसने ऑप्शन क्या बोला है कि 12 गेट है, अ हॉल हैज 12 गेट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट। अब किसी भी गेट से वो एंट्री कर सकता है, तो एंट्री के टोटल वेज क्या होंगे, जरा गौर से सोचिए। टोटल वेज उसके लिए, एंट्री के लिए 4, एंट्री करने के कितने वेज होंगे 12, किसी भी गेट से एंट्री कर सकते। और अगर मैं इसी को बोलूं कि टोटल वेज कितने होंगे, तो एग्जिट करने के कितने वेज होंगे, कम आउट, बाहर आने के क्या होंगे, कम आउट कितने हो जाएंगे बच्चे। उसने क्या बोला है, डिफरेंट गेट से आता है, 12 गेट है टोटल, ठीक है। अब वो कहता है एक गेट से एंट्री करता है और जिससे एंट्री करता है उससे नहीं निकलता, या ऐसे मान के चलिए, इसको एक ही तरह मान लेते हैं, 12 गेट है, एक गेट से एंट्री करता है उससे वापस नहीं निकलता। सुनिए जरा, हो सकता है वो इस गेट से गया हो, तो इसका मतलब इससे तो एंट्री किया, इसके अलावा किसी भी गेट से निकल सकता है, यानी निकलने के कितने चांस होंगे उसके पास, 11। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 11, बस मल्टीप्लाई करते ना, दैट विल योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए नेक्स्ट एक और सम देखें। नेक्स्ट है, देर आर 3 स्टेशन ए बी सी, ये हमारे पास 3 स्टेशन है, ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज योर सी स्टेशन। आगे लिखा है 5 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ए से बी के घर जाने के, जैसा भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब की बार इसने बोला ये 5 रूट्स हैं, यहां 5 रूट्स हैं, दिस इज योर R1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 एंड रूट 5, देयर आर 5 रूट्स। आगे लिखा उसने गोइंग फ्रॉम स्टेशन बी टू, एंड 4 रूट्स आर गोइंग फ्रॉम स्टेशन बी टू सी, बी से सी के जाने के ये 4 रूट है बच्चे, ये 4 रूट दे रखे हैं, ये मान लेते हैं 5 हो गए, 6 7 8 9, ये 4 रूट ही। आ कहता है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी, ए से सी जाने के कितने ऑप्शन होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था, पहले क्या होगा, ए टू बी जाने के कितने ऑप्शन है मेरे पास 5, और बी टू सी जाने के, अब इसके जॉब इस काम को करने के मेरे पास कितने चांस हैं 4, तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 इंटू 4 दैट इज 20। और ये मैंने बताया था कैसे होते हैं, वहां इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक करके चेक करें, तो वहां डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फाइनली जाना तो उसके बाद सी के पास है, सी के पास जाना है, तो दोनों काम जरूरी है। पहले वो ए से बी जाएगा, कितने 5 ऑप्शन है, और उसके बाद बी से सी जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे अब उसके पास 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट आता है एडिशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉ में क्या डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन लॉ का मतलब मैंने बताया था कि जब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 जॉब है, और दोनों कंपलसरी है, ए भी करनी है और बी भी करनी है, दोनों कम करनी है, तब लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। और अब बात करें हम एडिशन लॉ की, तो इसमें क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, या तो ये या तो वो, दोनों कंपलसरी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट, या तो ये जॉब करें या वो जॉब करें।
जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है ऑप्शनल, तो हम बोलते हैं एडिशन लॉ लगेगा। जरा समझिएगा, वही लिखा है, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज एंड द another operation which is independent, point to be noted, independent of the first operation can be performed in n different ways, then either of the two, यानी उनमें से कोई भी एक कैन बी परफॉर्म इन m प्लस एन वेज, उन दोनों में से कोई सा भी एक ऑपरेशन कितने तरीके से हो सकता है, वो होगा m प्लस एन वेज से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद। और ये दो ही नहीं है, 3 4 5 जितने भी ऑपरेशन होंगे उनमें जब भी ऑप्शन आएगा या तो ये या तो वो या तो वो, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन लॉ लगाएंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल समझते हैं। कहता है देयर आर 25 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच 15 बॉयज, ओके, टोटल 15 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। 15 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। तो अब वो क्या बोलता है, जरा सुनिए आगे। द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, पॉइंट टू बी नोटेड, और अ गर्ल, या तो लड़के को सिलेक्ट करेगा या वो लड़की को सिलेक्ट करेगा फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास। इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, कैसे कर सकता है इस सिलेक्शन को, जरा गौर से देखें। टोटल वेज फॉर सेलेक्टिंग बॉय, बॉय को सिलेक्ट करने के चांस क्या होंगे, 15। किसी भी लड़के को मॉनिटर बना सकते हैं। ऑप्शन कितने हैं उसके पास, 15, जिसमें क्वालिटी होगी बना दिया जाएगा। नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग अ गर्ल, गर्ल को सिलेक्ट करने के चांस क्या है, 10। लेकिन बनाना तो एक ही को है मॉनिटर, या तो लड़की को या उसने बोला आइदर ऑफ द बॉय और गर्ल। तो क्या होगा, यहां लगेगा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कौन सा वाला, एडिशन। तो टोटल वेज क्या होने वाले हैं बच्चे, यहां ये हो जाएंगे 15 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 25 ऑप्शन। लेकिन यहीं अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि एक लड़का सिलेक्ट करना है, एक लड़की सिलेक्ट करनी है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो फिर क्या हो जाता, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यहां एंड अगर आया होता तो बॉय सेलेक्ट करने के चांस 15 एंड गर्ल्स को सेलेक्ट करने के चांस 10, तो कितना हो जाता, 150 ऑप्शन हो जाते हैं। कैसे, जरा गौर से देखो। मैं सोचता हूं कि बॉयज ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15 बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी थी, 10। 10 गर्ल्स को यहां खड़ा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने बोला कि अभी तो फिलहाल क्या है, या तो लड़का लड़की, या तो ये ऑप्शन होगा इनमें से कोई, या तो ये ऑप्शन होगा। अगर बोलता एक लड़का एक लड़की सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे हम, जरा गौर से देखिए भाई। ऐसा हो सकता है ना, गौर से देखो जरा, ऐसा हो सकता है ये वाला लड़का सेलेक्ट हो, इसके साथ क्या पता ये लड़की सेलेक्ट हो जाए, इस लड़के के साथ ये वाला, क्या पता ये लड़का और ये लड़की सेलेक्ट हो जाए, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, यानी एक के साथ कितने ऑप्शन है, ये 10 ऑप्शन है हमारे पास। अब जरा गौर से देखो, 10 ऑप्शन इसके लिए, फिर 10 इसके, फिर 10 इसके, यानी ये 15 है, तो 15 इंटू 10 कितना हुआ, 150। तो इसीलिए वहां मल्टीप्लिकेशन लॉ में मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन और आएगा तो प्लस करेंगे। तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल समझिए। देयर आर 4 स्टूडेंट फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री एंड 7 स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स, गोल्ड मेडल। अब इनमें से जो बच्चे आए हुए हैं कितने कितने सेलेक्ट हुए हैं, 4 तुम्हारे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स वाले हैं और 6 केमिस्ट्री वाले हैं और 7 मैथमेटिक्स वाले, जिनको गोल्ड मेडल के चांसेस हैं मिलने के। अब क्वेश्चन को समझिएगा जरा। इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल्स बी अवार्डेड, वन ऑफ द, इनमें से एक को गोल्ड मेडल मिलना है, तो या तो फिजिक्स वाले को मिल जाएगा। जो नॉमिनेटेड बंदे हैं कितने हैं, 4 स्टूडेंट फिजिक्स से आए हुए हैं, 6 केमिस्ट्री से आए हुए हैं और 7 मैथमेटिक्स से आए हैं, बट मन मिलना एक को है। या तो फिजिक्स वाले को मिल जाएगा, या तो मैथ्स वाले को मिल जाएगा, या तो केमिस्ट्री वाले को मिल जाएगा। क्लियर और नॉट, ऑप्शनल है। अगर बोलता सबको देना है तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी 4 प्लस 6 प्लस 7, यानी टोटल क्या जाएगा, 17, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट एक और समझिए।
ये है फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्लेस वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेस वर्ड है इसके अल्फाबेट को यूज करके मुझे टोटल वर्ड बनाने हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, सारे लेटर मुझे यूज करने हैं। ये सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, 4 लेटर यूज करने हैं। और ये लेटर हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 5, इनमें से किसी भी 4 को यूज करके मुझे एक वर्ड बनाना है। यानी ऐसे मान के चलिए कि मेरे पास ये 4 प्लेस है, ये 4 प्लेस है, और यहां मुझे बिठाने हैं ये बंदे, ये 5 लोग हैं, सपोज ये 5 लोग हैं, तो कितने तरीके से बिठा सकता हूं। 4 को बिठाना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है या तो किसी को, किसी एक को नहीं, 4 को बिठाना है। और उसने बोला है कोई भी रिपीट नहीं करेगा, तो इस वाले प्लेस को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, इनमें से किसी भी एक बंदे को बिठा दूंगा, तो कितने ऑप्शन होंगे मेरे पास, 5। और जो बंदा बैठ गया उठेगा नहीं, क्योंकि रिपीट नॉट अलाउ है, वो वापस दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो इसके चांस क्या हो गए, 5। तो एक बंदा तो यहां फिक्स हो गया। अब इस वाली सीट पे बैठने के चांस क्या है, 4। इस वाले के चांस क्या हो गए, 3, और इसके कितने हो गए, 2। सो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, अब यहां लगने वाला है, क्योंकि चारों सीट फिल करनी है मुझे, फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली एंड थर्ड, मुझे चारों जॉब करने हैं। ऐसा नहीं है या तो ये जॉब कर लूं या मुझे चारों जॉब करने हैं, तो मैं क्या कहूंगा, एंड अगर आएगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, 120। सो फाइनली 120 इज द करेक्ट आंसर। ये आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अब आता है फैक्टोरियल नोटेशन। ये फैक्टोरियल होता क्या है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा फंडा समझिएगा, फैक्टोरियल, लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर देन कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। लाइक इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n फैक्टोरियल, और कुछ टीचर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर इस तरह से लगा हुआ है, ये वाला सिंबल लगा है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया, n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी ये कम कम करते जाएंगे कब तक, 1 तक। लाइक अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑलवेज रिमेंबर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल नेवर बी नेगेटिव, ना ही रेशनल होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, फैक्टोरियल नेवर बी नेगेटिव और रेशनल, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ना तो नेगेटिव होगा ना ही वो रेशनल होगा। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में कभी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं होते। मतलब क्या हुआ, यानी फैक्टोरियल में कभी भी इसको हम डायरेक्टली ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। कैसे, समझिए जरा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी बताया आपको कि फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ये मान लिया मैंने 5 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 120। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अभी मैंने बोला कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब क्या हुआ, मैं पूछता हूं एज 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, क्या ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नो, नेवर। क्यों नहीं होगा, करके देखो जरा, करके देखो। सबसे पहले RHS ले लेते हैं। RHS कितना है बच्चे, 5 फैक्टोरियल। यू मे राइट व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया 120। नाउ LHS ले लीजिए। LHS कितना है बच्चे, 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको 2 इंटू 1, तो ये कितना है, 6 प्लस 2 दैट इज व्हाट 8। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल को डायरेक्टली ना मैं ऐड कर सकता हूं, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। तो फिर करूंगा कैसे, सपोज एक बार डिवाइड और देख लीजिए। अगर मैं बोलता हूं 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसको काट के आप 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, डायरेक्टली ना डिवाइड होता है। तो क्या करोगे आप इसको, यू मे राइट व्हाट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
डिवाइड बाय व्हाट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चे, क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या ये कितना था 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसमें से विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है 8 और छोटा कौन सा है 4। तो बड़े वाले को छोटे तक लाके डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टोरियल आ जाएगा। आई थिंक फैक्टोरियल क्लियर हो गया होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड एन की वैल्यू निकालनी है अगर ये इसके इक्वल है। जरा समझे, मैंने अभी बताया फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा जरा। क्या लिखा है ये बच्चे, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 60 इंटू वॉट n-1 फैक्टोरियल। मुझे सॉल्व करना है इसको, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने बचपन से पढ़ा है इक्वेशन के अंदर जो फाइंड आउट करना है उसको एक साइड ले जाते हैं। मुझे n चाहिए तो मैं ऐसा करता हूं, ये 60 के साथ मल्टीप्लाई में, सॉरी 60 है, इसको डिवाइड में ले जाइए, ये आ गया n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 60। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया विच वन इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसको छोटे तक लाते हैं। ये n+2 है, ये n-1 है, तो n+2 को मैं लिख सकता हूं n+2, एक कम करूंगा तो n+1 और एक और कम करूंगा तो n, और इधर n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, इधर भी n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 60। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया n+2 n+1 और ये आ गया n इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं या तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं और एक इक्वेशन बना लूं, क्यूबिक इक्वेशन बनाऊं और उसके बाद n की वैल्यू कैलकुलेट करूं उसको फैक्टर करके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा। एक सिंपल वे क्या होता है ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 टर्म मल्टीप्लाई हो सकती हैं, 4 टर्म मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इधर जो डिजिट दी हुई ना इसको फैक्टर कर लीजिए, जैसा आप बचपन में करते थे ना, फैक्टर कर लीजिए लाइक दिस। 2 से करेंगे कितना हो 30, अगेन 2 से कितना है 15, 3 से कितना हुआ 5, अगेन 5 से कितना हुआ 1। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकता हूं। बट यहां कितने फैक्टर हैं 3, तो मुझे मतलब 3 ही फैक्टर में बनाना है। और एक राज की बात याद रखिएगा, उन तीनों में 1-1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां से 3 फैक्टर बनाने हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, 3 फैक्टर हो चुके हैं। उसने बोला लेकिन 1 का डिफरेंस होना चाहिए और एक प्रॉपर वे में हो, और प्रॉपर वे में भी क्या, बड़ा वाला पहले है उससे छोटा उससे छोटा। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, 60 को यू में राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो यहां लिख दीजिए फटाफट से, कितना हुआ n+2, इधर आ गया बच्चे n+1, और ये n इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 4 इंटू 3। आई थिंक समझ गए बच्चे, समझ में आ गया होगा बच्चों। 1-1 का डिफरेंस था तो मैंने डिफरेंस को उसी फॉर्म में लिख दिया। अब कंपेयरिंग दिस टू, अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा तो n की वैल्यू सीधे क्या आ गई 3, n की वैल्यू आ गई 3, यहां से भी n की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 15 वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये दिया हुआ है सिग्मा r की वैल्यू 1 से n तक है, और ये लिखा है बच्चे r फैक्टोरियल। सिग्मा का मतलब तो बच्चे अच्छे से समझते हैं, सिग्मा का मतलब होता है समीशन। तो यू में राइट व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूं कितना 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, कहां तक n फैक्टोरियल। समझ रहे होंगे। उसने बोला है n की वैल्यू क्या है 5 और 5 से ग्रेटर, मतलब एक तो पेयर मेरा ये है और एक पेयर मेरा ये है, बट क्योंकि सिग्मा कहता है 1 से स्टार्ट करना है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये तो आएगा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज व्हाट 6, और अगर मैं इसकी बात करूं 4 की तो ये आ गया 24 प्लस इधर कितना बचा 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन कितना n फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखना, अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है बच्चे 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 15 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 3 5 कट जाएगा, पूरा डिविजिबल है। यानी इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 6 फैक्टोरियल, ये सारे, भाई ये कोई नंबर आ गया अब आपका। उसने बोला है 15 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर होगा? तो 15 से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूं तो ये भी 15 और ये भी 15 है, तो ये वाली टर्म तो पूरी पूरी डिविजिबल है, ये तो पूरी पूरी डिविजिबल हो गई। अब इसको देख लें, आप चेक करें, 24 प्लस 6 30 और ये 33, ये आ गया 33/15 और प्लस ये इंटीग्रल वैल्यू आएगी, कोई भी इंटीजर आएगा। अब जरा गौर से देखो, जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, ये तो इंटीजर है, पूरा पूरा कट गया। अब इसको चेक करना है रिमाइंडर क्या होगा। भाई आपको पता है 15 से डिवाइड कर दीजिए 30 को, 33 को, 2 जा कितना है 30, कितना रिमाइंडर बचा 3, सो रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर हो जाएगा इसका 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। यही बोला था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 15। अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला टॉपिक आता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये एक्सपोनेंट क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, एक्सपोनेंट यानी पावर में लिखना। ये जो लिखा है ना यहां, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p यानी प्राइम नंबर, इसके प्राइम नंबर कितने मल्टीपल होंगे, इसको कैसे लिखें, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बोलता हूं आपको n फैक्टोरियल है, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या लिख सकता हूं इसको मैं, प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 7 एंड सो ऑन। इनके एक्सपोनेंट, इसकी पावर ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, यानी कोई भी मेरा नंबर है उसको अगर मैं फैक्टर करता हूं तो उसमें 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, ये उसके एक्सपोनेंट कहलाते हैं। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा सुनिएगा। उसने वही लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है EP और ये n फैक्टोरियल। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टोरियल कितने होंगे, एक्सपोनेंट कितने होंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या ये होता है, कितना बोलो, ये होता है बच्चे n/p और प्लस ये होता है n/p² प्लस n/p³ और ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। यहां हेयर ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले भी। अगर 2.5 होगा तो क्या लेते हो आप इसको 2, एक इंटीग्रल वैल्यू लेते हो, 2.9 है तो भी क्या लोगे 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। और ये 1 पॉइंट समथिंग है तो भी क्या होगा 1 होगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। समझ में आ गया होगा बच्चों को। एक छोटी सी बात समझिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं बोलता हूं फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालना है 3 का, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, और ये 10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू का मतलब भी यही होता है, इस पूरी टर्म को लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैंने अभी बताया क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ये कितना है 10 डिवाइड बाय व्हाट 3, प्लस नेक्स्ट क्या होगा 10 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 10 डिवाइड बाय व्हाट 3 का क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10/3, 9 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट हटा दीजिए, मैंने बताया ना 9 पॉइंट समथिंग, ये पॉइंटों में नहीं लेता। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई 10 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना 3 टाइम जाएगा 9, कितना बचा 1, तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 3 आता रहेगा, तो इसको क्या ले लूंगा मैं 3, ये क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 से जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, प्लस ये हो गया 27, तो ये तो पॉइंटों में आएगा। और पॉइंट कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पॉइंट वटेवर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो क्या आएगा 0, यानी इसके आगे सारी 0 आते रहेंगे, क्या आ गया यानी 4 आ गया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 में क्या कह सकता हूं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल इज व्हाट, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी इसका मतलब 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर a, 3 की पावर 4 होगा b और 5 की पावर c, यानी 2 और 5 की पावर कुछ भी आए बट 3 की पावर कितनी होगी 4 होगी, 3 की पावर कितनी होगी इसके अंदर 4 होगी 10 फैक्टोरियल के अंदर। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम। जरा समझिए,
एक एग्जांपल समझिए। अब इसने बोला है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। जरा ध्यान सुनिएगा कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले तो आप समझिए इसको कैसे और कैसे लिख सकता हूं मैं। इसको लिख सकता हूं एक्सपोनेंट 3 और इनटू ये 100 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 डिवाइड बाय 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी के अंदर 100 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाय 3 का क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 प्लस 100 डिवाइड बाय 3 की पावर 5 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 3 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा डिवाइड करके, कितनी टाइम डिवाइड होगा? 33 टाइम, 33 पॉइंट समथिंग, और हम पॉइंटों में इसको लेते नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस इसको देखिए 3 3 था 9, 9 से जब मैं डिवाइड करूंगा 100 को तो कितना आएगा, बोलिए बोलिए 11 टाइम जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अब 3 की पावर हो गई 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 27 से मैं जब डिवाइड करूंगा 100 को तो कितनी पार्ट डिवाइड होगा भाई 27 है। अगर मैं 4 टाइम भी करता हूं कितना आएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8 तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्योंकि 4 तो ज्यादा हो गया भाई 27 है तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 टाइम डिवाइड करूंगा तो 108 आएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। और अगर इसकी बात करूं 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 81 से तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसके आगे सारे क्या आ जाएंगे 0, अब तो सारे क्या आ जाएंगे 0, ये हट जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 33 प्लस 11 और 4 15 ये हो गया, तो कितना आ गया बच्चे 8 48। तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 का एक्सपोनेंट होगा 100 फैक्टोरियल के अंदर 48, यानी 100 फैक्टोरियल को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 348 टाइम आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको मैं ये कह सकता हूं 100 फैक्टोरियल के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 की पावर a, 3 की पावर कितना होगा 48 होगा, और 5 की पावर c, 7 की पावर d, वो आए या ना आए जो भी है, बट 3 कितनी टाइम होगा इसमें 48 टाइम होगा, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट देखिए जरा एक और सम, अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट 33 इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 19 एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन 2026 में जेई में क्वेश्चन आया था, चेक करिएगा क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। अब कहता है इसको डिवाइड किससे करना है मुझे 2 की फॉर्म में, यानी मुझे 2 के एक्सपोनेंट चुनने हैं इसमें, और कहता है फिर 2 की पावर n अगर है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो जरा गौर से देखिएगा, मुझे क्या निकालने हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन व्हाट 33 फैक्टोरियल। अब कैसे निकालूंगा ये, बच्चों को पता है 33/2 और प्लस ये आ जाएगा बच्चे 33/2 का स्क्वायर प्लस 33/2 की पावर 3 प्लस 33/2 की पावर 4 प्लस 33/2 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब जरा गौर से देखो इसको, ये आ गया 33/2 प्लस ये कितना है 33/4 प्लस दिस इज 33/8 प्लस 33 बाय कितना आ गया 16 और प्लस 33/32 प्लस आगे चलता जाएगा। अब देखो उसको डिवाइड करो कितने आएगा 16 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी आगे बच्चे 16 प्लस इसको करिए 4 8 32 यानी 8 पॉइंट समथिंग, तो इसका क्या आ जाएगा 8 प्लस ये कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 4 प्लस इससे 2 पॉइंट समथिंग 2 प्लस इससे 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 प्लस बाकी सारे तो 0 जाएंगे। तो कितना आ गया देखो ये आ गया 16 और 4 20, ये हो गया 10 11 यानी कितना आ गया 31। कैलकुलेशन करेक्ट किया ना, तो इसका मतलब क्या आएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 33 फैक्टोरियल इज व्हाट 2 की पावर 31, यानी
33 फैक्टोरियल 2 की पावर 31 से डिविजिबल होगा, और 2 की पावर 31 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? 2 की पावर 19 से। तो इसका मतलब 33 2 की पावर 19 से डिविजिबल होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या होगी? 31 ही होगी। बिल्कुल करेक्ट किया ना सब? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, चेक कर लेना। क्या आएगा? 4 8 32 यानी 8 आएगा, 8 चौक 32, 4 आएगा, 16 दूनी 32, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 32 एकम 32, ठीक है, यही आएगा। तो 16 4 20, 8 2 10 और 11 31, यस 31 आएगा। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा इसका? ये होगा 2 की पावर 31। तो 2 की पावर 31 इज द करेक्ट आंसर। तो n की वैल्यू 31 हो गई। और अगर पूछता है कि क्या ये इतने से डिविजिबल है, तो आप बता सकते हो यस इससे डिविजिबल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।